वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी पोयम के बारे में, सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय डब्ल्यू बी ईट्स, जो हर टीचिंग एग्जाम में मस्ट प्रिपेयर टॉपिक है। और इसमें हम लोग मोस्ट आस्किंग वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आप उन सारे फैक्ट्स को, वन लाइनर फैक्ट्स को एक ध्यान से सुन लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चन वहां से बनते हैं, आप आई होप पूरे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप एमपी टेट, एमपी सेट, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। ईट्स ने इस पोयम में ओल्ड एज, सोल, आर्ट और इमॉर्टेलिटी जैसे डीप कंसेप्ट को इतने सिंबॉलिक वे में लिखा है कि एग्जामिनर हमेशा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं गाइस। सेलिंग टू बाइजेंटियम, 51 लाइनर फैक्ट्स। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो है, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ पोम बाय डब्ल्यू बी ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। तो ये जो पोम लिखी है, ये लिखी है डब्ल्यू बी ईट्स ने। ये जो पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1928 में। हालांकि इसको 1926 में लिखा गया था। द पोयम अपीयर्ड इन ईट्स कलेक्शन द टावर। इनका एक कलेक्शन था पोइटिक वर्क का, द टावर। इसको 1928 में इन्होंने पब्लिश किया था। द पोम हैज 4 स्टेंजा। ये जो पोम है, इसके 4 स्टेंजाज हैं। हर एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं और टोटल 32 लाइन्स की ये पोम है। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, 3 बार ए बी, ए बी, ए बी, ए बी और बी, ए बी और सी सी। ठीक है। ये जो लिखी गई है, ये ओटावा राइमा फॉर्म में लिखी गई है। पोम लिखी गई है ओटावा राइमा फॉर्म में। द पोम इज मेडिटेशन ऑन आर्ट। पोएम की जो थीम है वो आर्ट को मेडिटेट करती है। इसमें एजिंग के बारे में बात करते हैं डब्ल्यू बी हिट्स, कि जब कोई इंसान बूढ़ा होता है तो उसको किस तरह से संसार उसके लिए हो जाता है। वो इमॉर्टेलिटी की इसमें बात करते हैं, अमरत्व की बात करते हैं, अमरता की बात करते हैं, सोल की अमरता की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 9 इज द पोएट फील्स एलिनिएटेड फ्रॉम द कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो वो इसमें ये महसूस करते हैं कि ये जो देश है ना, वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, इसलिए वो बाइजेंटियम जाने की बात करते हैं। बाइजेंटियम सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। एक शहर की बात कर रहे हैं इसमें। ओके। सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये टाइटल है पोम का। तो इसमें वो बात कर रहे हैं, इन्होंने बाइजेंटियम को एक सिंबलाइज्ड सिटी के रूप में दिखाया है, जो कि स्पिरिचुअल है, आर्टिस्टिक है और परफेक्शन में है। द स्पीकर डिसाइड्स टू लीव द सेंशुअल वर्ल्ड। तो अब उसके बाद पोम में जो ऑथर है, जो पोएट है, वो डिसाइड करते हैं इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए, लीव द सेंसुअल वर्ल्ड। अब यहाँ पे सेंसुअल वर्ल्ड से मतलब भौतिक संसार से है। सेलिंग सिंबलाइजेज अ स्पिरिचुअल जर्नी। और ये जो अपनी सेलिंग शुरू करते हैं, अपना वॉयज शुरू करते हैं, तो इसको एज ए पोम में स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में दिखाया गया है, आत्मा के सफर के रूप में दिखाया गया है। बाइजेंटियम रिफर्स टू, अभी जो वर्तमान इस्तांबुल है, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का उस समय ये जो एशियन शहर था, अभी मॉडर्न में ये जो शहर है वो इस्तांबुल है। इसके बारे में डब्ल्यू बी ईट्स बात कर रहे हैं। इट्स यूजेस सिंबोलिज्म एंड इमेजरी। तो इसमें सिंबोलिज्म, इसमें बहुत ज्यादा सिंबल की बात करते हैं, इमेजरी की बात करते हैं थ्रू आउट द पोएम। अलग अलग सिंबल्स की बात करते हैं वो। ठीक है। वो आर्ट की बात करते हैं, वो अपने आप को गोल्डन बर्ड बताते हैं इसमें। नंबर 15 इज फिश फ्लेश और फाउल सिंबलाइजेज मोर्टल लाइफ। तो जो मोर्टल लाइफ मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, उसको मृत्यु को वो प्राप्त होगा। तो फिश का मतलब यहाँ से फिश से है, फ्लैश का मतलब जानवर इंसानों से है, और फॉल का मतलब यहाँ पे पक्षियों से है। ठीक है। फिश, फ्लैश और फाउल। तो जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा डब्ल्यू बीट्स का कहना है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट रिप्रेजेंट इमोर्टल आर्ट। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू बीट्स कहते हैं कि जो डब्ल्यू बीट्स यहाँ पे कहते हैं कि जो जो आर्ट है, जो पोएटिक वर्क है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो इमोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इसमें होली जो सैंड्स है, उनकी गोल्डन पेंटिंग लगी हुई है चर्च के बाहर की दीवारों पर, वो हमेशा बनी रहेंगी और वो हमेशा हमें संदेश देती रहेगी, हमें मैसेज देती रहेगी। तो इसलिए वो इमोर्टल है, कभी ना मरने वाला आर्ट है, ऐसा डब्ल्यू बी ईट्स का कहना है। नंबर 17 इज द पोम रिफ्लेक्ट्स ईट्स फिलोसफी और आर्ट एंड लाइफ।
तो ये जो पोम है वो WB ईट्स की फिलोसफी लाइफ के बारे में बताती है कि ये जो जीवन है ना, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे जो जीवन का मतलब परसेप्शन चेंज होता जाता है। और ये जो जीवन है, ये जो वर्ल्ड है, वो युवा लोगों के लिए है, जो प्रेम में पड़े हुए हैं, जो आपस में एक दूसरे के गले मिलकर पड़े हुए हैं। ये जो पक्षी हैं अभी जो ये मधुर प्रेम के गीत गा रहे हैं, लेकिन एक बूढ़े इंसान के लिए इस देश में, इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए वो स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, वो आत्मा के सफर की बात करते हैं। इट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिज्म एंड क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म। तो जो WB ईट्स है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से, जो कि एक फिलोसफर है बहुत बड़े, और उनकी विचारधारा से वो प्रभावित थे, और क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि लाइफ आफ्टर डेथ की बात करती है। नंबर 19, द डील्स विद द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड एज। अब ये जो पोम है ना, वो यंग लोगों और बूढ़े लोगों की विचारधाराओं में अंतर को दिखाती है कि दोनों की अलग अलग विचारधारा है। यूथ जो है वो अपने प्रेम में मगन है, अपनी मस्ती में मगन है, वो अपनी जवानी को, अपने यूथ को एंजॉय कर रहा है, जबकि जो एजिंग पर्सन है वो, उसकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, और वो मतलब उतना ज़्यादा अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इसलिए वहाँ पे उसको सोल रियलाइज होती है कि अगर हमारी सोल एनर्जेटिक है, अगर हमारी सोल सिंग कर रही है या एंजॉय कर रही है, वो अगर आनंदित है, अगर वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो हमारा जो बुढ़ापा है, हमारा जो जीवन है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है, ऐसा WB ईट्स कह रहे हैं। द ओपनिंग लाइन्स, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये ओपनिंग लाइन है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, सेलिंग टू बाइजेंटियम की। दिस लाइन इंस्पायर्ड द टाइटल ऑफ, और ये लाइन इंस्पायर्ड है टाइटल ऑफ कॉर्मेक मैकार्थी के नॉवल से। ओके, कॉर्मेक मैकार्थी के नॉवल से लाइंस जो है इंस्पायर है। क्या लाइन है? ये लाइन है दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ठीक है, नंबर 22 देखेंगे हम लोग। द पोम एक्सप्लोर्स द डिजायर्स फॉर परमानेंस। ये जो कवि है, ये जो पोएट है, इसमें इनकी डिजायर है कि परमानेंस की डिजायर है कि ये जो लाइफ है ना, जो भी व्यक्ति इसमें जन्म लेगा वो अपनी लाइफ जिएगा और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तो लेकिन अब इसमें जो पोएट चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वो दोबारा जन्म ना ले, और एक उनको एक वो गोल्ड बर्ड के फॉर्म में वापस इस दुनिया में आना चाहते हैं, और वो परमानेंटली यहाँ पर रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा जीवन वो जीना चाहते हैं। इट्स व्यूज आर्ट एज अ मीन्स टू अचीव इमॉर्टलिटी। अब वो आर्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, जैसे वो खुद गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं, जिसको बाइजेंटियम के गोल्ड स्मिथ ने जिस पर सोने का की परत चढ़ाई हो, और वो मतलब जो बाइजेंटियम के लॉर्ड और लेडीज हैं उनको अपने गाने से उठा दें, जगा दें उनको, उनकी सोल को जगा दें। तो वो एक ऐसी चीज बनना चाहते हैं कि जिसकी मृत्यु ना हो, ना ही वो कभी बूढ़ी हो। और वो आर्ट को हमेशा इमॉर्टलिटी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आर्ट जो होती है वो हमेशा अमर होती है। द पोएट लॉन्ग्स टू ट्रांसेंड फिजिकल डिके। और पोएट जो है वो फिजिकल जो डिके होता है बॉडी का उम्र के साथ, उसके बारे में इसमें बात करते हैं। बाइजेंटियम रिप्रेजेंट्स अ टाइमलेस आर्टिस्टिक वर्ल्ड। और वो बाइजेंटियम को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक टाइमलेस आर्टिस्टिक वर्ल्ड है जिस पर उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स कंसिडर्ड बाइजेंटियम द आइडियल ऑफ सिविलाइजेशन। और जो WB ईट्स हैं वो बाइजेंटियम को, द सिटी ऑफ बाइजेंटियम को आइडियल ऑफ सिविलाइजेशन कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिटी है बाइजेंटियम वो आइडियल, वो सिविलाइजेशन, आइडियल ऑफ सिविलाइजेशन है ना। नंबर 27, द पोम कंबाइंस पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड फिलोसफी। तो इसमें जो WB ईट्स है वो पर्सनल रिफ्लेक्शन और अपनी फिलोसफी दोनों बता रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ये इंसान की बॉडी, वो एक दिन बूढ़ी होगी और एक दिन मर जाएगी। और वो कहते हैं कि जो आर्ट है, ये आर्ट है और ये स्कल्पचर है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा और हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेगा, संदेश देता रहेगा। द टोन इज मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। जो पोम की टोन है वो मेडिटेटिव है और रिफ्लेक्टिव है। द इमेजरी इज सिम्बॉलिक रेदर देन रियलिस्टिक। और ये जो पोम है इसमें जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं वो ज़्यादातर सिम्बॉलिक हैं देन रेदर देन रियलिस्टिक के। उन्होंने सारे सिम्बोलाइज्ड अपने 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 जो कैरेक्टर उन्होंने दिए हैं, या जो उन्होंने आर्टिस्टिक, उन्होंने स्कल्पचर की बात की है, उन्होंने पेंटिंग्स की बात की है, गोल्डन पेंटिंग्स की बात की है, चाहे खुद को गोल्डन बर्ड बनाने की बात की है, सबको सिम्बोलाइज किया है।
द पोएम बिलोंग्स टू ईट्स लेटर वर्क, और ये जो पोएम है विलियम बटलर ईट्स के जो लास्ट के वर्क हैं, लेटर वर्क्स हैं, उससे बिलोंग करती है। इट एक्सप्रेसेस ईट्स स्ट्रगल विद एजिंग, और ये जो पोम है ना विलियम बटलर ईट्स की जो एज के साथ उनकी जो लाइक कश्मकश चलती, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, बॉडी काम नहीं कर रही है और उसमें वो एनर्जी नहीं है, तो वो उनकी जो उस समय जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी विलियम बटलर ईट्स ने, ये 61 ईयर के थे, तो अपना स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि लाइफ के साथ कैसे कैसे बॉडी अगर जब बूढ़ी होती है तो कैसे कैसे स्ट्रगल हमारा बढ़ता है। द पोएम सीक्स यूनिटी ऑफ सोल एंड इंटेलेक्ट, और इसमें वो क्या करते हैं कि वो सोल की यूनिटी ढूंढते हैं कि सोल का सुख कहाँ है, आत्मा का सुख कहाँ है, एंड इंटेलेक्ट। ठीक है। द यंग इज वन अनदर्स आर्म सिंबलाइजेस सेंशुअल लाइफ, वो कहते हैं कि जो जवान लोग हैं वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए, सब ये भौतिक लाइफ का, सेंशुअल लाइफ का प्रतीक है। ये सब भौतिक लाइफ का प्रतीक है। जो आज जिंदा है, आज जी रहे हैं, वो कल को मरेंगे। ये परमानेंट लाइफ नहीं है, सेंशुअल लाइफ है। मैकरल क्राउडेड सीज रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी एंड लाइफ, और ये जो क्राउडेड सी है, मैकेरल का जो क्राउडेड सी है, ये फर्टिलिटी को मतलब वंश आगे वृद्धि बढ़ाने को और आगे की लाइफ के बारे में बात करता है। द पोएट कॉल्स द वर्ल्ड ऑफ यूथ, और पोएट जो है इस वर्ल्ड को द वर्ल्ड ऑफ यूथ कहकर पुकारते हैं, जो डाइंग जनरेशन है। ये द पोएट कॉल्स द वर्ल्ड ऑफ यूथ अ डाइंग जनरेशन, तो ये जो दुनिया है ये युवा लोगों की दुनिया है, और ये युवा लोग भी एक दिन मरेंगे। जिसने भी जन्म लिया है वो अपनी लाइफ को जिएगा, उसके बाद अंतिम रूप से वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा विलियम बटलर ईट्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद मॉर्टल डिके, अब वो कह रहे हैं, हर बार वो अनेजिंग इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो भी मॉन्यूमेंट्स ये बाइजेंटियम में बने हुए हैं, इन पे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और हमेशा अपने जो भी मैसेजेस हैं मॉन्यूमेंट्स के, वो हमेशा इसी प्रकार से अपने मैसेजेस देते रहेंगे। जबकि इंसानी जो बॉडी है वो एक निश्चित समय के बाद डिके हो जाएगी, वो एक निश्चित समय के बाद इस दुनिया को छोड़ देगी। नंबर 36, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद मॉर्टल डिके। नंबर 37, अ टेटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक सिंबलाइजेज ओल्ड एज, अब उन्होंने विलियम बटलर ईट्स ने ओल्ड एज को एक फटे हुए कोट की तरह बताया कि जो बूढ़ा शरीर है ना इंसान का, ये बूढ़ा शरीर कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं, बस एक फटे हुए कोट की तरह है जो खूंटी पे हमेशा टंगा रहता है, इसको हम कुछ और उपयोग उसका कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा विलियम बटलर ईट्स कहते हैं। द पोएट फील्स हिज बॉडी इज यूजलेस इन ओल्ड एज, और पोएट कहते हैं कि अब ये जो बॉडी है ना, ये 61 साल की हो गई है, मैं 61 साल का हो गया हूँ, ये यूजलेस, अब ये बॉडी किसी काम की नहीं है, क्योंकि बॉडी कमज़ोर भी होती जा रही है, और एक समय के बाद ये बॉडी, ये सोल इस बॉडी को छोड़ देगी। ओनली द सोल कैन सिंग अमंग द लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, और उनका कहना है कि जो सोल है, ये सोल हमेशा जिंदा रहेगी, ये सोल हमेशा जॉयफुल रहेगी, और ये लॉर्ड और लेडीज को के सामने उनको इंस्पायर करती रहेगी, उनको जगाती रहेगी कि जो सुप्तावस्था में वो हैं, जो जिनको हकीकत नहीं पता है कि जीवन की हकीकत क्या है, उनको हमेशा जगाती रहेगी। द सोल मस्ट क्लेप इट हैंड्स एंड सिंग, विलियम बटलर ईट्स कहते हैं कि हमारी सोल है ना, वो हमेशा युवा होनी चाहिए, मतलब एक जॉयफुल होनी चाहिए, हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और अगर वो ईश्वर के साथ जुड़ी है तो वो अपने आप को जॉयफुल और हैप्पी फील करेगी सोल। और अगर सोल अगर हमारी जॉयफुल है, हैप्पी है, और वो अगर गीत गा सकती है, अगर वो म्यूजिक को एंजॉय कर सकती है, अगर वो सिंग कर सकती है, अगर वो क्लैप कर सकती है, तो ये जो बूढ़ा शरीर है, उस शरीर को, इंसान का जो बूढ़ा शरीर है, वो आसानी से उसके दुख को सह लेगा अगर उसकी सोल जो है एनर्जेटिक है। द पोएट सीक्स द एटर्नल थ्रू आर्ट, अब इसमें पोएट जो है वो हमेशा कहता है कि जो आर्ट्स है ना, वो इमोर्टल है, वो कभी भी मरने वाली नहीं है और एटर्नल है। नंबर 42, ही विशेस टू बी फ्री फ्रॉम नेचुरल साइकिल, और वो कहता है कि मैं ना इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहता हूँ, अब मैं कोई जन्म नहीं लेना चाहता, ना इंसान के रूप में ना ही किसी जानवर के रूप में। ही रिजेक्ट्स द सेंसुअल म्यूजिक ऑफ यूथ, और वो सोल के म्यूजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो कहते हैं कि जो यूथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है ना, प्रेम में और इस भौतिक दुनिया में अपने एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं, ये सब ना लिमिटेड टाइम का है। और वो कहता है कि ये सेंसुअल म्यूजिक है, ये भौतिक और ये टेम्परेरी म्यूजिक, ये कोई काम का नहीं है, जो म्यूजिक असली म्यूजिक है वो सोल का म्यूजिक है, जो हमेशा रहेगा।
ही डिजायर्स स्पिरिचुअल म्यूजिक ऑफ एटर्निटी, और वो डिजायर करता है कि जो आत्मा का सुख है, आत्मा का जो म्यूजिक है, अगर आत्मा जॉयफुल है, आत्मा एंजॉय करती है, और आत्मा अपने संगीत में अपने अंदर जो परमात्मा से मिलने का जो संगीत है उसमें अगर वो खोई हुई है तो वो हमेशा अमर रहेगी। वो असली म्यूजिक है लाइफ का, वो असली जॉय है लाइफ का, वो असली म्यूजिक है, ना कि शारीरिक सुख है। नंबर 45, द सेजेस स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर। अब वो कहते हैं कि जो बाइजेंटियम में होली सेजेस खड़े हैं ना, होली सेजेस खड़े हैं होली फायर में। अब होली फायर का मतलब यहाँ ये है कि जो सेंट्स हैं, जो सेजेस, उन्होंने अपने अंदर तपस्या कर करके, भगवान ईश्वर से प्रेम कर करके, उन्होंने अपने अंदर एक दिव्य ज्योति को जागृत कर लिया, जो रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने उनकी बुद्धि को और उनके आत्मिक आंतरिक ज्ञान को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। द पोएट प्रेज टू बी गैदर्ड इनटू एटर्निटी, और वो कहता है, सबसे विनती करता है कि आप एटर्निटी की तरफ आगे बढ़ो, इकट्ठे हो जाओ, ना कि वो सेंसुअल म्यूजिक को सपोर्ट करते हैं। पर्न इन जायर मीन्स स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। वो कहते हैं कि ये जो लाइफ है ना, ये पर्न है, एक और जायर का मतलब चक्र की तरह है। इसको अगर हम घुमाते हैं, अगर पर्न करते हैं ना, तो यहाँ खड़ा जो इंसान है उसकी लाइफ में अलग अलग चीजें, एक्सपीरियंस उसको आते जाते हैं, और उस जैसे जैसे वो जीवन के पूरे एक्सपीरियंस करता है ना, जवानी, बचपना, बुढ़ापा, प्रेम, शादी, विवाह, तो धीरे धीरे ना उसको समझ में आने लगती है कि लाइफ है क्या, और उसकी जो सोल है वो प्योर होने लगती है। सारे एक्सपीरियंसेस, दुनिया की सत्यता उसको जैसे ही पता लगती है, उसकी सोल प्योर होने लगती है, और उसको पता लगता है कि सोल ही सुप्रीम है। इट्स आइडिया ऑफ जायर सिंबलाइजेस साइक्लिकल हिस्ट्री। तो ये जायर क्या है, ये जो चक्र है उसको जायर कहते हैं, कि ये देखो घूमता रहता है जीवन का चक्र, और इसमें अलग अलग चीजें आती रहती है। कभी हम बुढ़ापा जो देखते हैं, कभी जवानी देखते हैं, कभी बचपना देखते हैं, कभी शादी देखते हैं, कभी पूरी लाइफ जो है वो एक गोल सर्कल की तरह है, और जैसे जैसे हम इससे गुजरते हैं, जायर से हम गुजरते हैं, इसको पर्न हम करते हैं, तो हमारी ये सोल को प्योर कर देता है। वंस आउट ऑफ नेचर ही विल नॉट टेक मॉर्टल फॉर्म अगेन। अब वो कहते हैं WB ईट्स की, जैसे ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो वो दोबारा इस शरीर में या इस तरह के किसी भी शरीर में जन्म नहीं लेना चाहते हैं। WB ईट्स ने कहा कि अब वो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ही डिजायर टू टेक एन आर्ट फॉर्म ऑफ मेड ऑफ गोल्ड, बल्कि वो एक सोने की चिड़िया, मतलब एक जो बनाई हुई टॉय फॉर्म में एक सोने की चिड़िया का रूप लेना चाहते हैं, और जिस पर सोने की परत बाइजेंटियम के गोल्ड स्मिथ चढ़ा देंगे, क्योंकि वो सोना है ना, कभी पुराना नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इसलिए उनकी डिजायर ये है कि मुझे गोल्ड बर्ड बना दिया जाए सोने की परत चढ़ाकर। वो इंसान के रूप में या किसी जानवर के रूप में जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ सिंबलाइजेस परफेक्ट क्राफ्ट्समैनशिप, और वो कहते हैं कि ग्रेशियर या बाइजेंटियम गोल्ड स्मिथ मुझ पर ये सोने की परत चढ़ा दे और मुझे एक चिड़िया बना दे, क्योंकि वो कहते हैं कि बाइजेंटियम के जो गोल्ड स्मिथ हैं वो परफेक्ट हैं क्राफ्टमैनशिप में, वो आर्ट में परफेक्ट है, और उनके द्वारा बनाया गया कोई भी आर्ट हमेशा अमर रहेगा। नंबर 52, हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग शो आर्ट परमानेंस। अब वो कहते हैं कि ना मुझे ना वो जो गोल्ड स्मिथ है वो हथौड़ी से ठोक ठोक के एक चिड़िया का शेप दे दे मेरी जो गोल्ड बॉडी है, और उस पर गोल्ड की एक्स्ट्रा परत चढ़ा दें, ताकि मेरा जीवन भी परमानेंट हो जाए, मेरा जीवन भी हमेशा के लिए अमर हो जाए, और मैं बाइजेंटियम के लॉर्ड और लेडीज को अपने उस गोल्डन बर्ड में एक म्यूजिक की तरह मैं उनको जगाता रहूं, उठाता रहूं। तो गाइज ये हमने 51 लाइनर फैक्ट डिस्कस किए हैं। इन्हीं में से मोस्टली इन्हीं एमसीक्यूज में आपके इन्हीं वन लाइनर फैक्ट्स आपके एमसीक्यूज बनते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 मैंने बनाया है जिसमें 52 फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। रेस्ट पार्ट में हम लोग अबाउट 48-50 वन लाइनर फैक्ट्स कवर करेंगे। तो आपके ये जो 100 फैक्ट्स होंगे इसी से मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, मोस्टली यही से पूछे जाते हैं क्योंकि पूरी हमने पोम इसमें कवर की है। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है वो यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।